ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट वी थिंक कि जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, कुछ स्टेट फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, और हम अब उस स्टेट फंक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पढ़ते हैं, या फिर हमने स्टेट ऑफ द सिस्टम जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था उसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी आप कोशिश करिएगा मेरी बात को प्रॉपरली समझने की कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट हेडिंग डाली, दैट इज स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। कैसे अपन इस बात को फील कर पाएं, कैसे इस बात को एक्सप्लेन कर पाएं, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं इस बात को आप लोगों को समझाने की। इमेजिन करिए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एंड यू नो कि मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी होती है उसके अंदर दे जस्ट वांट रिजल्ट्स। दे डोंट नो हाउ यू गेट दैट रिजल्ट, बट उनको ये पता है कि आपको रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि दे जस्ट डील, या दे जस्ट नीड कि यू गेट द राइट रिजल्ट, यू गेट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिजल्ट। यानी कि आपका जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बस उनको उससे मतलब है। अब तुम घर पे रह के काम करो, चाहे ऑफिस में रह के काम करो, चाहे तुमने कहीं से कैसे भी करा, बट दे जस्ट वांट रिजल्ट्स। ठीक है, जबकि कुछ कंपनीज होती हैं जिनको रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे स्कूल में भी होता है कि जब आप स्कूल के एग्जाम्स में लिख कर आते हो तो वहाँ पे टीचर आपको कहता है कि यू गेट द मार्क्स ओनली व्हेन सारे स्टेप्स सही होंगे। तो वैसे अगर हमने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को करते वक्त हम ये कह रहे हैं कि आपने किस पाथ के थ्रू उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। अगर वो प्रोसेस उस पाथ के साथ में चेंज हो जाए, इस पाथ के थ्रू जाए तो प्रोडक्ट अलग बने, या मतलब जो रिजल्ट आए वो अलग आए, और पाथ अगर आपने चेंज कर दिया तो रिजल्ट अलग आए, देन इट इज नोन एज पाथ फंक्शन। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने पाथ कोई सा भी चुना, फाइनल रिजल्ट इज द सेम, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, देन इट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। तो कोई भी प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को हम दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, तो बताइए, मतलब अपन इसको ऐसे डिफाइन करें क्या? सबसे पहले अगर जैसे अपन ने हेडिंग डाली है स्टेट फंक्शन, दिख रहा है आप लोगों को? स्टेट फंक्शन, बोलो स्टेट फंक्शन क्या होगा? स्टेट फंक्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। प्रॉपर्टीज, वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो कि किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो हमने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which depends on initial and final state of the system, final state of the system after completion of the प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में अगर वो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। कोई मुझे इसका एग्जांपल दे सकता है? कोई ऐसा एग्जांपल जिसको आप फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्टेट फंक्शन होगा या नहीं होगा? इमेजिन करें, मतलब मैं कोई चीज़ को कंपल्सन तो नहीं कहता, इमेजिन करें, बड़ा मज़ा आएगा। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे इस बात का, स्टेट फंक्शन का? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसका मतलब कंटेनर क्लोज कंटेनर है, मैंने उसके अंदर एक पिस्टन लगा रखा है, लेट्स से पिस्टन है, और ये जो पिस्टन मैंने यहाँ पर इसके अंदर अटैच कर रखा है, इसका जो प्रेशर है वो P1 है, अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। फिर मैंने प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज किया, और जो नया प्रेशर आ गया है वो P2 आ गया है।
मैंने प्रेशर को बढ़ाया और जो नया प्रेशर आ गया है वो P2 आ गया है। फिर मैंने प्रेशर को बहुत डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और मुझे जो चीज़ मिली वो चीज़ मिली, यहाँ पर पिस्टन पहुँच गया और अभी जो प्रेशर है वो P3 हो गया। तो क्या अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां जाके प्रेशर को अगर डिक्रीज कर देता तो भी क्या प्रेशर P3 आ जाता? अगर हम देख रहे हैं तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। देखा जाए तो दिस इज पाथ 1। ये जो है, ये हमने इस मेथड से गए, ये था पाथ 1, और यहां पर इस मेथड से गए, ये था पाथ 2। तो बताइए पाथ 1 है या पाथ 2 है? बीच में आपने P2 लाए या P2 क्या PN PF मतलब दुनिया भर के कोई से भी लेकर आ गए, पर लेकिन बताइए प्रेशर P फाइनल जो हमारा आया, क्या वो इस बात पे डिपेंड करा क्या कि आप किस पाथ के थ्रू आए, या बस वो प्रेशर आ गया? उस पाथ पे डिपेंड नहीं करा, तो वो स्टेट पे डिपेंड करा कि आपको इनिशियल क्या रखना था और फाइनल क्या रखना था। तो देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स लाइक प्रेशर, लाइक प्रेशर होता है, लाइक वॉल्यूम होता है, लाइक टेम्परेचर होता है, लाइक एनर्जी होता है, लाइक जी हमने पढ़ा था, एंट्रोपी हमने सुना था, और एच जो होता है, दीज आर नोन एज पाथ फंक्शन। ये क्या होते हैं? सॉरी, ये क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि किस पाथ से गए। यहां पर हम कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे जिनको अपन कहते हैं पाथ फंक्शन, जिनको अपन क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो हो गई जिसका अपन डेफिनेशन अभी बोल रहे थे, क्या होगी बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which depends on the path, on the path through which we achieve the final state from initial state। ठीक है, इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स को डील करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एक तो होता है हीट। अब आपको अगर लगेगा तो सर हीट तो अपन टेम्परेचर से, आपको क्या मेरी स्क्रीन रुक गई क्या? मैंने जो हीट लिखा है वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी स्क्रीन रुक गई शायद। मेरा वीडियो तो आ रहा है, लेकिन एच तक रुका हुआ है गाड़ी। हाँ भाई आ जा। अभी दिख रहा है हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, वर्क जिसको अपन W से डिनोट करते हैं। देखो वर्क को बहुत समझाना आसान होता है, इवन हीट को भी समझाना आसान है, लेकिन एक्चुअली हीट को अपन एक्चुअली अधिकतर लोग, मेरी आवाज आ रही है? मैं जो लोग हैं दैट टेक एज टेम्परेचर, तो इसीलिए उसको मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मैंने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया और मैंने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर घटा दिया, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप लोगों को उस चीज की फीलिंग नहीं आएगी कि टेम्परेचर तो सर बाद में वापस उतना ही आ गया ना। जबकि ये जो चीज है, ये हीट, इसको थोड़ा सा अपन एक दो क्लासेस या इसी क्लास में या थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं, लेकिन वर्क को मैं समझा सकता हूं। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये ऊपर वाला जो सब्सटेंस, इसी की बात मैं करता हूं,
इसमें मैंने प्रेशर को कम और जो ज्यादा किया था, क्या ये मैंने सबसे पहले वाले में कुछ वर्क किया, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया था, तो क्या P2 प्रेशर आ गया था? ये मैंने वर्क सिस्टम पर किया था, ठीक है। फिर P2 से जब P3 में गया तो उसमें ऐसा हुआ कि पिस्टन बाहर की तरफ आ गया। इस चीज को जब अपन आगे जाके कहेंगे, इट इज नोन एज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो उस समय वर्क सिस्टम ने किया और फाइनल स्टेट आ गई। यहां पर आप ऐसा जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं करना कि मैंने जो वर्क किया और उन्होंने वर्क किया। देखो एनर्जी की अगर वर्ड की बात करोगे तो वो तो कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कभी भी मतलब कंजर्व है। एनर्जी कभी भी मतलब वेस्ट नहीं होती है। तो एनर्जी तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के हिसाब से कंजर्व है, यानी कि वो तो स्टेट पे डिपेंड कर रही है, स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन पाथ फंक्शन है। मैं किस पाथ से इनिशियल से फाइनल स्टेट पहुंचा, उससे टोटल वर्क की वैल्यू पता लगेगी। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास इसमें बहुत इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी फिजिक्स का एक बहुत इजी सी टर्म है, एंड आप इसको फील कर सकते हैं कि अगर मैं ए से बी पर जा रहा हूं और मैंने बहुत रैंडम्स पाथ को फॉलो किया है कुछ इस तरह से, और मैं बी पर पहुंच गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे। क्या ए प्लस बी से लेकर प्लस जे तक होगी वैल्यू? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? क्या ए से लेकर डी के बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट डी रहेगा। दैट इज कैपिटल डी लिख लेता हूं इसको मैं। क्या बोलो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो बताओ डिस्टेंस जो है क्या वो पाथ फंक्शन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो स्टेट फंक्शन हो गया। ये तो हो गया पाथ फंक्शन और ये हो गया दैट इज स्टेट फंक्शन। इवन अगर मैं किसी ए पॉइंट से चलकर और वापस ए पॉइंट पर आ जाऊं तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है जबकि डिस्टेंस जो है वो एक पाथ फंक्शन है। बहुत ही अच्छी चीज को उसी तरह से अपन डील कर सकते हैं, दैट इज हमारी थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एनर्जी जी एस एच, ये जितने भी टर्म्स होती हैं ये सब, ये एच है एंथैल्पी, ये वाला जो एच है ये एंथैल्पी है। ये जितने भी हैं ये सबके सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। इनिशियल स्टेट देखो, फाइनल स्टेट देखो, दैट्स इट। लेकिन अगर अपन बात करेंगे किसकी? पाथ फंक्शन की, तो हीट वर्क दिए किस तरह के एग्जांपल्स हैं? दैट इज पाथ फंक्शन। कि अगर हमने वर्क किया और सिस्टम ने हमें वर्क किया तो अपन माइनस करके एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क एक तरह की एनर्जी है। लेकिन किस तरह से वर्क हुआ है वो पाथ फंक्शन है। अब हीट और वर्क को समझाने के लिए बेहतर जब अपन इनको सेपरेटली डील करेंगे तो शायद ज्यादा आ जाए। वैसे देखा जाए तो एक और इसका एक मतलब ऐसा कहते हैं कि होता है। आप ऊपर जरा सिंबल्स पे ध्यान दो, जितने भी मैंने सिंबल्स लिखे सब कैपिटल लेटर से डिनोट किए गए हैं, जबकि जो मैंने नीचे दोनों सिंबल काम में लिए थे ये स्मॉल लेटर से डिनोट किए गए। तो ऐसा कभी कभी किताबों में लिखा रहता है, देखा जाता है कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, और जो पाथ फंक्शंस ये पाथ फंक्शन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और स्टेट, मैं उल्टा बोल रहा हूं, जो भी मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर पाथ फंक्शन होंगे तो स्मॉल लेटर से डिनोट करे जाते हैं और स्टेट फंक्शन होंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा मतलब आज अचीवमेंट नहीं कर लिया हो, सर ने बहुत बड़ी बात बता दी कि है ना, हमने आज ये चीज सीख ली कि और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, बट ठीक है ऐसा होता है। अपन बहुत सारी जगह पर वर्क को कैपिटल डब्ल्यू से और हीट को कैपिटल क्यू दिखा देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डेफिनेशन बदल गई, कंसेप्ट बदल गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने पहले एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले क्यों पढ़ाया?
इसलिए पढ़ाया क्योंकि अब हम जब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा ये फायदा होगा, यू गेट टू नो कि अगर आपके एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव एज वेल एज स्टेट फंक्शन है, तो आप एक्सप्लेन बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगली हेडिंग जो कि मैंने अभी आते आपसे पूछी थी वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बोलो, अब कौन मुझे बता रहा है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले मेरे पास आ गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये डिपेंड करेगी मास पे या नहीं करेगी? बोलो, क्या कहते हो? ये मास डिपेंडेंट होगी, तो हमने कहा मास डिपेंडेंट। ठीक है, ये मास डिपेंडेंट है। और अगर ये मास डिपेंडेंट है तो कुछ एग्जाम्पल पहले हो लें। चलो, कोई एग्जाम्पल बताओ कि कोई ऐसी चीज जो कि मास चेंज होने पर चेंज हो जाए। एक तो खुद स्वयं मास मास चेंज हो जाएगा, मास चेंज होने पर अगर अपन ने अमाउंट और डाल दिया तो मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज जैसे कि मोल्स, और कोई चीज जैसे कि वॉल्यूम। अगर आपने गैस और डाल दी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी कहा था आपको इसके अंदर प्रेशर भी एक पार्ट है। अगर हमने अगर हमने कोई सब्सटेंस ऐड करा, कोई बलून था, बलून तो नहीं लेना चाहिए वैसे, मैं आपको कह रहा था क्योंकि उसमें बलून की खुद की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मैंने मान लिया कि कोई एक पिस्टन था, ऐसे लगा हुआ था, इसका वॉल्यूम वी था, वॉल्यूम वी था, और मैंने इसमें क्या ऐड करा, कुछ मास ऐड कर दिया मास। तो क्या ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए? लेकिन मैंने प्रेशर भी बढ़ा दिया, और अगर मैंने प्रेशर भी बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैंने मास के साथ साथ प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम सेम रहा। तो ये याद रखना, ऐसी चीज बोलकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करना कि सर फिर ये एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी। तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी में जो चेंज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर मैंने मास चेंज करा तो वॉल्यूम पर इंपैक्ट डायरेक्टली क्या आया। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? आ गई? और बताओ कोई एग्जाम्पल। इसको यहाँ लिखा, इसको छपा रहने देता हूं ताकि मुझसे है ना अंगद जब थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेगा तो मैं उसको है मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके अलावा और बताओ प्रेशर होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? प्रेशर क्यों नहीं होगा? ये डिबेटेबल इशू हो गया फिर से। प्रेशर क्यों नहीं होगा? अगर मैं यहां पर प्रेशर लेता हूं तो वो प्रेशर इसका आंसर होगा या नहीं होगा? दिस इज द क्वेश्चन। समझते हैं? तो ऐसे केस में ये याद रखना कि हमें वॉल्यूम और प्रेशर को स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए कुछ कन्वेंशन को भी देखना होता है। और वो कन्वेंशन ये कहते हैं कि आप लोग प्रेशर का जब भी मेजरमेंट करते हैं तो अगर आपने क्लोज्ड कंटेनर ले लिया तो आप उसमें मास नहीं डाल पाओगे ना। मास कैसे एंटर करवाओगे? आपको कोई ना कोई ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी जहां से आपने उसमें मास एंटर किया। तो मान लिया कि आपने क्लोज ऐसा कंटेनर लिया जिसमें छोटी सी एक ओपनिंग थी, जिस ओपनिंग से आपने मास को एंटर कर दिया, और आपने वॉइड जो भी एक होल था जहां से मास एंटर करा उस होल को फिर बंद कर दिया। तो वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट रखा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि दूसरे एट्रीब्यूट पर भी तो आपने अपना कब्जा चलाया जो मैंने अभी अभी आपको मना किया।
पहले वाले केस को जब मैं यहां समझा रहा था तो मैंने क्या कहा था, मास ऐड करो और वॉल्यूम चेक करो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने मास ऐड करा, तो हमने प्रेशर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, हमने इसके ऊपर बात ही नहीं करी। तो हमने मास ऐड करा, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो हमने कहा वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट है। तो उसी तरह से आप यहां पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की कोशिश मत करो। आप यहां पर उस कंटेनर को फ्री कंटेनर, मतलब उसको एक पिस्टन वाला कंटेनर बना दो, और अब आपने उसमें मास ऐड किया। तो मास जब आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप कितना भी मास ऐड करते जाओ, प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज जब भी आप मास ऐड कर रहे हो, दैट इंक्रीजेस द वॉल्यूम, नॉट द प्रेशर। तो प्रेशर नहीं होगा, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेना। अगर आपने वॉल्यूम की बात करी, मैं फिर से समझा रहा हूं, तो आपने जैसे ही मास ऐड करा तो आपने वॉल्यूम बढ़ गया। तो आपने कहा नहीं सर, अगर मैं इसको रिजिड कंटेनर कर दूं तो सर क्या होगा, फिर तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं, तो मास कितना ही बढ़ा लो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। यानी कि आपने अपनी तरफ से एक और वर्क कर दिया। वो वर्क क्या कर दिया, उस पिस्टन को पकड़ने का वर्क कर दिया। तो इसका मतलब आपने मास भी बढ़ाया और साथ में वर्क भी किया। समझ रहे हो मेरी बात? हमें और कुछ करना ही नहीं, हमें सिर्फ मास डालना है। तो अगर पहले कंटेनर में हमने सिर्फ मास डाला तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और हमने कोई रिजिड कंटेनर ले लिया, रिजिड कंटेनर का मतलब जिसके पिस्टन नहीं लगा हुआ, पूरा कंटेनर रिजिड था, जिसका वॉल्यूम हम मानते हैं कांस्टेंट है, और हमने सिर्फ मास एंटर कर दिया, यानी कि उस कंडीशन में मास डालने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और हमने वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया। इसका मतलब कि हमने वर्क डन कर दिया कुछ एक्स्ट्रा। अब वो मास की फॉर्म में करा, एज सच तो अपन ने करा नहीं, लेकिन हाँ अगर अपन ने यहाँ पे पिस्टन को एक वो कर दिया, रोक दिया पिस्टन को, तो इसका मतलब हम तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेशर नहीं है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिर्फ वॉल्यूम है। अच्छी डिस्कशन था ये वाला। इसके अलावा और प्रेशर को छोड़ दिया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के बाद में एनर्जी आ गया। आप खुद सोचो ना, अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी छोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, या अपन एक जनरल एनर्जी कंटेंट की बात कर लेते हैं। मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ गए, तो एनर्जी तो डिपेंडेंट होगा ही होगा, श्योर है वो तो। और अगर एनर्जी होगा तो एनर्जी से रिलेटेड जो जी होता है वो भी होता है, एंट्रोपी वो भी होता है, और एंथैल्पी भी होता है। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो कि मास इंडिपेंडेंट होती हैं। मास इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल पर चलते हैं। मुझे पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, मास इंडिपेंडेंट बोलती है, मुझे तो एक ही चीज याद आती है, और वो पता है क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब आप ये बेवकूफी मुझे मत बोलना बिल्कुल भी कि सर मैं ना मास ऑफ द सल्यूट बढ़ा देता हूं सर तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी ना, नहीं। मैं क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। 1 ml ले लो, चाहे 15 ml ले लो, चाहे 500 ml ले लो, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। कंसंट्रेशन का जैसे कि मोलैरिटी, जैसे कि परसेंटेज W/W। सर लेकिन W/W में तो W आ रहा है सर। नहीं, आपने कंटेनर का छोटा कंटेनर लिया, उसमें कम मास है, ज्यादा बड़ा कंटेनर ज्यादा मास है। अब अगर W/W आ गया तो क्या परसेंटेज W/V भी हो सकता है, परसेंटेज V/V भी हो सकता है। लेकिन सर ये V आ गया तो V तो सर ऊपर था अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सर यहां कैसे हो जाएगा? सोचो। सर मास बढ़ाने से तो सर वॉल्यूम चेंज होता ही है फिर, और वॉल्यूम चेंज होता है, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो सर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी फिर तो। आप पूरे सिस्टम का मास कम या सिस्टम का मास ज्यादा ले रहे हो।
आप सिर्फ सॉल्वेंट या सॉल्यूट का नहीं ले रहे हो, मैं बस ये आपसे बार बार कर रहा हूं बात। उसके अलावा क्या डेंसिटी एक बहुत अच्छी चीज है। क्या डेंसिटी के अलावा अगर अपन देखें तो वेपर डेंसिटी एक अच्छा पार्ट है। बोलो, क्या वेपर डेंसिटी आ गई तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। ये वो चीजें मैं लिख रहा हूं जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर वो भी लिख लेंगे जो नहीं पढ़ी। ये सब कंसंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, दैट इज प्रेशर आ ही गया, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, प्रेशर आ गया। प्रेशर के अलावा टेम्परेचर आ गया। सो टेम्परेचर तो सर मास ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये तो आप गलत कह रहे हो, नहीं होता भाई, नहीं होता। अगर ये मेरी बॉटल है, ये मेरे पास बॉटल है, इसके अंदर लगभग 2 लीटर पानी है, आपने इसमें थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर चेक करा, कुछ आया। अब मैंने इसको ग्लास में निकाल लिया और ग्लास में डाल के फिर थर्मामीटर डाला और फिर चेक किया, टेम्परेचर की वैल्यू सेम आएगी। नहीं आया समझ में? हाँ बेटा। हम्म। मतलब वापस बोल, तू सोच क्या कह रहा है। मैंने एक छोटा सा अभी जैसे मैंने पानी पिया, तो मैंने एक छोटे से कंटेनर के अंदर या कोई भी, जैसे इसी बॉटल में मैंने नमक डाल दिया, कंसंट्रेशन मेजर करी तो मैंने कहा कि 2 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर, ये कंसंट्रेशन कहलाती है, यानी कि 2/100 ग्राम पर ml। इसका मतलब जरूरी है कि मैं 2 ग्राम NaCl की बात कर रहा हूं, मैं 4 ग्राम इन 200 ml नहीं बोल सकता, या 1 ग्राम इन 50 ml नहीं बोल सकता। इन सभी का मतलब क्या होगा, दैट इज 2 ग्राम इन 100 ml। तो मैं ज्यादा क्वांटिटी ले रहा हूं या कम क्वांटिटी ले रहा हूं, देखिए एक्चुअली वर्ड जो होता है ना, ये टीचर्स पढ़ाने को मास मास बोल देते हैं, बिकॉज क्वांटिटी को मास से डिफाइन करा जाता है। अदरवाइज द मेजर वर्ड इज क्वांटिटी, बट क्वांटिटी वर्ड में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये रहती है, दैट इज वॉल्यूम। जो क्वांटिटी वर्ड है उसमें एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो है वॉल्यूम, बिकॉज क्वांटिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्वांटिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्वांटिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास। तो सर मैंने अगर क्वांटिटी बोल दिया तो इट मे बी कि आप उससे है ना कुछ गलत इंटरप्रेट कर लो। आप क्वांटिटी का मतलब क्या समझ लो, आप क्वांटिटी का मतलब मोल समझ लो, तो मैं गलत हो जाऊंगा फिर। अंगत क्लियर हो गई मेरी बात? और एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, क्या मैं एक बात बोलूं, मोल्स ऊपर गए, वॉल्यूम ऊपर गया, पर अगर मैंने मोलर वॉल्यूम बोला तो आपको कैसा लग रहा है? मोलर वॉल्यूम, क्या मोलर वॉल्यूम वर्ड का मतलब हो गया 1 मोल का वॉल्यूम। अब आपने 15 मोल ले लिया, चाहे 2 मोल ले लिया, मोलर वॉल्यूम तो वही कहलाएगा। बस उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि हमें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है और कुछ कुछ ऐसे कुछ नहीं पढ़नी, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारे काम आएगा। और उसके अलावा और हमारे पास होता है डेंसिटी, हमने लिख लिया। एक होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, जब हम वो पढ़ रहे थे ना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, आपको याद हो तो, वेंडरवॉल फोर्सेस वाला। तो उस वेंडरवॉल फोर्सेस के अंदर एक सरफेस टेंशन कर कर आया था कि जितने ज्यादा अट्रैक्शन होंगे उतना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। समझना ध्यान से, वाटर का सरफेस टेंशन वाटर का है, चाहे 1 ml का चाहो तो 100 ml का लो, मतलब वाटर चाहे थोड़ा लो चाहे वाटर ज्यादा लो, सरफेस टेंशन तो वाटर की प्रॉपर्टी जितनी होगी उतनी रहेगी। नहीं, समझ में आई आगे?
ये जो वर्ड मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो वर्ड मैंने कहा इसका स्पेसिफिक मतलब वैल्यू दे दी, वैसे इसी से एक रिलेटेड हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी कैन बी फॉर 1 मोल 2 मोल 3 मोल एनीथिंग, तो वो हीट कैपेसिटी ऊपर जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। जबकि मोलर हीट कैपेसिटी कहां आएगा, यहां आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहां आएगा, यहां आएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक एग्जांपल और मैं ले सकता हूं जो कि हमने अगेन सरफेस टेंशन के साथ साथ पढ़ा था, और वो था विस्कोसिटी। क्या याद करो, विस्कोसिटी वहां पढ़ा था अपन लोगों ने कि विस्कोसिटी कोई ग्लिसरीन है, उसकी विस्कोसिटी है, वो कुछ गाड़ी है, अब उसकी वैल्यू होगी कुछ, विस्कोसिटी को नापते होंगे। अब मैंने आपको कहा कि विस्कोसिटी जो है वो ग्लिसरीन 1 ग्राम की अलग होगी और 100 ग्राम की अलग होगी, तो गलत बात है ना। विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, वो तो सेम ही रहेगी चाहे कितना भी अमाउंट ले लो आप। बोलो क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो मैंने अभी तक आपको जो टर्म्स पढ़ाई, क्या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, वो क्लियर है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने अपने बेस्ट आपको समझा दी। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कुछ अंगद तेरे को कुछ पूछना है? मयूर, जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ पूछना है? हाँ बोल बेटा। खोल दिया। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से डायग्राम की तरफ देखना। क्या P1 में पिस्टन ऊपर है, दिख रहा है तेरे को? P2 में नीचे आ गया पिस्टन, और P3 में P1 से ऊपर है। तो P3 को अगर अपन ने नीचे कर दिया तो फिर मैं पाथ 1 पाथ 2 वर्ड बोलूंगा ही नहीं। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि P1 से P3 में डायरेक्ट 1 स्टेप में पहुंच गया। और मैं कह रहा हूं कि दूसरा तरीका यह है कि मैं पहले P1 से P2 में गया, फिर मैं रुक गया, आराम किया, फिर मैं P2 से P3 में गया। यानी कि मैंने 2 स्टेप्स में प्रोसेस को किया। स्टेप्स, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेप्स की बात कर रहा हूं। और जो फर्स्ट है उसके अंदर मैंने डायरेक्ट P1 से P3 में पहुंच गया, अगर P3 नीचे है तो गया। अब आप जो कह रहे हो सर पाथ अलग अलग है, पाथ तो सेम ही है। पाथ वर्ड का मतलब वो नहीं होता कि आपको बस यूं जाना है। पाथ वर्ड का मतलब होता है स्टेप्स। हाँ, ऑब्जर्वेबल, हमने ऑब्जर्व करना तभी तो हमने उसको P2 बोला, नहीं तो P2 कैसे बोलेंगे? और स्टेप्स काउंट कर लेना। मैं P1 से P2 पे आ रहा हूं, और P2 पे आके रुकने के लिए मैंने मेजरमेंट चेक कर लिया कि पहले P1 था, फिर मैंने उसको P2 में कन्वर्ट करा, फिर मैं रुक गया। पाथ 1, ये मतलब स्टेप 1 ऑफ पाथ 1। फिर मैंने P2 को और प्रेस किया और मैं P3 पे आ गया, तो मैंने कहा दैट इज स्टेप 2 ऑफ पाथ 1। तो मैंने पाथ 1 तो कंप्लीट किया, मतलब इस वाले जो दिख रहा है वो नहीं। जो तुम कह रहे हो कि P3 अगर P2 से भी नीचे होता तो कह रहा हूं मैं, तो उसके अंदर एक पाथ तो होता जिसमें हमको 2 स्टेप्स लगे, और एक पाथ होता डायरेक्ट लगे। मतलब तेरे को मैं सही बता रहा हूं कि याद कर, मतलब ये बहुत रिडिकुलस डिस्कशन है, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज जस्ट, अब कह सकते हैं ना, वो है एक पिस्टन है और हम इसमें फिजिकल प्रोसेस को यू एंड मी आर कंपेयरिंग। बट इमेजिन कर कि जब मैंने तेरे को केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड पढ़ाया था, तो NaCl का फॉर्मेशन जो था उसमें क्या हुआ था, क्या एक्चुअली मैंने आपको बताया था नेचर में क्या होता है, Na और Cl टकराता है और NaCl बन जाता है, याद आया?
बट रियलिटी वो तो थी रियलिटी, बट हमने थ्योरेटिकली लिखी थी बॉर्न हेबर साइकिल। उसमें कहा था पहले NaCl सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड के बाद गैसियस बनेगा, या हमने कहा था डायरेक्ट सोडियम से आप सोडियम गैस बना दो, फिर सोडियम से कैटायन बनाया, फिर उधर Cl2 से Cl बनाया, Cl से Cl नेगेटिव बनाया, Na+ ने Cl- को देखा और दोनों साथ में जुड़ गए, NaCl सॉलिड बन गया। अब ये जो हमने गीत गाया, ये जो हमने स्टेप्स करे, दैट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो चाहे वो मल्टी स्टेप प्रोसेस हो, चाहे वो सिंगल स्टेप प्रोसेस हो, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मल्टी स्टेप प्रोसेस, प्रैक्टिकली सिंगल स्टेप प्रोसेस, लेकिन एनर्जी चेंज सेम है। इसीलिए हमने कहा था डेल्टा एच नेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू उन सब स्टेप्स का सम। याद आया? तो अब बता कि क्या पाथ कुछ भी होता फिर भी एनर्जी चेंज सेम होता? तो ये पाथ फंक्शन नहीं है ना, स्टेट है। इनिशियल और फाइनल को जो जो डिफरेंस है वही स्टेट फंक्शन है। फिर तो ये स्टेप्स है। ऐसी ऑर्गेनिक में भी होता है। ऑर्गेनिक में जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो वहां बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स थ्योरेटिकली डिफाइंड है, लेकिन इसको अपन जो मतलब कर पाए ऐसा, हम ऐसा इसलिए कर पाए ना कि आप चाहे कितने भी स्टेप्स में ले आओ, इनिशियल और फाइनल स्टेज अगर सेम है तो स्टेप्स कितने भी ले आओ, एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी चेंज सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले डिस्कशन पे चलते हैं। अब यहां पर अगली चीज का जो डिस्कशन मेरे पास आता है वो आता है प्रोसेसेस का डिस्कशन, कि प्रोसेस कितने तरह के होते हैं। एक चीज और मतलब है ना, टीचर्स पढ़ाते हैं और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, मतलब मुझे भी अच्छी लगती है वो चीज को बताना। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि अगर लेट्स से कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, बॉक्स तो क्या है, ये पावर बैंक है ना, और मेरे लिए, या इसको भी छोड़ देता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, ये मेरी जो बॉटल है इसको ले लेता हूं। इस बॉटल को मैंने यहां से कट कर दिया। कहने का मतलब ये पूरा मास M, कैपिटल M था, और मैंने इसको आधा कट कर दिया, अब आधा मास रह गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछने लग जाऊंगा, या मैंने वन थर्ड 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब अगर मैंने उनको कट कर दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब बस मास चेंज करा, यही तो बात हो रही है। तो मैं अभी भी आपको यही चीज समझा रहा हूं। कुछ कुछ चीजें इस बात पे बताई जाती हैं कि चाहे आप सिस्टम को डिवाइड कर दो, चाहे सिस्टम को डिवाइड नहीं भी किया, तब भी चेंज नहीं होगी। तो मुझे बताइए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर सिस्टम को मैं डिवाइड करता हूं तो सेम रहती है या चेंज हो जाती है? क्योंकि वो मास डिपेंडेंट है। तो सिस्टम को अगर मैंने डिवाइड करा तो वो प्रॉपर्टी चेंज होगी या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? वो प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो मैं आप लोगों को एक, अगर यहां पर एक ऐसा डायग्राम आपके लिए बनाऊं, इस इंटेंसिव को तो मैं पकड़ता हूं और इस इंटेंसिव को मूव करा के मैं निचले वाले पेज पे ले आता हूं। ठीक है, और यहां पर एक डायग्राम आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूं। वो डायग्राम ये है कि अगर मैंने ये कंटेनर ले रखा है, इसमें मैंने लिख रखा है m मास, यहां पर लिख रखे हैं मोल्स, यहां पर लिख रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ध्यान रखना, यहां पर मैंने लिख रखा है एनर्जी E, और यहां पर मैंने लिख रखा है G, यहां मैंने लिख रखा है एंट्रोपी, यहां लिख रखा है मैंने एंथैल्पी। अगर मैंने सिस्टम को तोड़ दिया, अगर मैंने सिस्टम को तोड़ दिया, तो क्या इसमें और इसमें क्या मास अलग अलग होगा? हो जाएगा अलग अलग। मोल्स अलग अलग हो जाएंगे। इसके अंदर हो जाएंगे m1, इसमें हो जाएंगे लेट्स से n1, इसमें वॉल्यूम हो जाएगा v1, इसमें एनर्जी हो जाएगी E1, इसमें हो जाएगा G1 और इस G1, और इसमें हो जाएगा S1 और हो जाएगा H1, और इसके अंदर वही सब चीजें M2, N2, EV2, इसके अंदर हो जाएगा E2, इसमें हो जाएगा G2, इसमें हो जाएगा S2, इसमें हो जाएगा H2।
तो झगड़ा आज तो नहीं आप मुझसे करोगे, लेकिन आज के कुछ दिनों बाद आप मुझसे इस वर्ड पे, एंट्रोपी पे झगड़ा करोगे। क्यों इस एंट्रोपी वर्ड पे झगड़ा करने वाले हो आप लोग मुझसे, वो मैं बताता हूं। मतलब एंट्रोपी रेंडमनेस को कहते हैं। अगर मैंने कहा कि एक कंटेनर था, उस कंटेनर में ये गैस का पार्टिकल है, इसको घूमने के लिए कुछ जगह मिल रही थी, और अगर मैंने उस पार्टिकल को एक छोटे कंटेनर में डाल दिया, तो बताओ इसको घूमने के लिए जो जगह है, क्या वो कम मिलेगी क्या? तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में एंट्रोपी कम हो गई। इसमें एंट्रोपी S1 थी, इसमें एंट्रोपी कम होकर S2 हो गई है। तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो गई है। क्योंकि बच्चे इस बात को कई बार दिल पे ले लेते हैं कि सर पहले 100 लोग थे, वो कंटेनर में थे, हमने कंटेनर को आधा बांट दिया, 50 इसमें गए, 50 इसमें गए, तो सर बात तो वही हो गई ना। पहले 100 लोग बड़े से कमरे में थे, लेट से 100 लीटर बड़े कमरे में थे, और हमने अब कमरे को आधा कर दिया, तो 50 लोग 50 लीटर कमरे में रह गए, तो एंट्रोपी तो सेम रहेगी? नहीं, एंट्रोपी सेम नहीं रहेगी। कंसंट्रेशन जो आप बोल रहे हो वो सेम रहेगी। एंट्रोपी का मतलब होता है घूमने की कह सकते हैं स्वतंत्रता, रेंडमनेस। पहले हर 100 लोग पूरे 100 लीटर में कहीं पे भी घूम सकते थे, लेकिन बली से 50 घूम रहे हैं, लेकिन घूमने की जगह, दायरा कम हो गया ना, इसलिए एंट्रोपी चेंज हो गई। तो कुछ समय बाद आप मुझसे इस एंट्रोपी पे झगड़ा करते, इसलिए मैंने आपको ये एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन किया। हम्म। हाँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन, इस पे बात कर। तू ये स्पीड स्पीड बात मत कर, स्पीड की बात बिल्कुल मत कर, बिकॉज स्पीड की बात करेगा तो तू वेलोसिटी की बात करेगा, तो तू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। वो कैसे कर सकता है? क्यों? अकेला तो पार्टिकल है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल है, उनसे टकराएगा भी। दूसरी चीज कि जब तुमने उसको डिवाइड किया, जब तुमने उसको सिस्टम को डिवाइड करा, तो उस काइनेटिक एनर्जी को सेम या डिफरेंट कैसे मान सकता है? पोटेंशियल एनर्जी को सेम या डिफरेंट कैसे मान सकता है? क्योंकि मैं अभी भी ऊपर समझा रहा हूं, एनर्जी बदल गई। अगर सब्सटेंस बदले, सब्सटेंस का क्वांटिटी बदलेगी तो एनर्जी तो बदलेगी ही बदलेगी यार। 100 ग्राम सब्सटेंस, 200 ग्राम सब्सटेंस, एक बड़े कंटेनर में 200 ग्राम सब्सटेंस था, मैंने उसको दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया, तो एनर्जी तो बदली बदली यार। और एनर्जी बदली तो मतलब उसके रेंडमनेस बदलेगी। नहीं 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 नहीं, मतलब ये छोटा करने का मतलब मेरा जैसे ये था कि ये तो पूरा बड़ा कंटेनर था, और इसको दो छोटे छोटे कंटेनर में डिवाइड कर दिया, काट दिया, डिवीजन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया छोटे सिस्टम में। मतलब ये नहीं कि मैंने इसका ऐसे स्क्वीज कर दिया, मैं कह रहा हूं इसका छोटी क्वांटिटी ले ली मैंने, मास डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं ना। इसका कुछ हिस्सा ले लिया, ये इसी का हिस्सा है। ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये प्रॉपर्टी में मैं गया और मैंने इसको कर दिया ब्लू, और इसको मैंने कहा ये जो बड़ा सिस्टम है ना, ये बड़ा सिस्टम इस छोटे सिस्टम का एक पार्ट है। नहीं आया समझ में? नहीं, ज्यादा या कम तो अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, देख, मैं तो ये कह रहा हूं बदलेगी क्या, बात हो रही है बदलेगी। और अगर बदलेगी इसका मतलब डिवीजन ऑफ द सिस्टम से या मास की डिपेंडेंसी इस पर है या नहीं है, बात ये हो रही है। तो आंसर इज यस, एंट्रोपी जो है वो मास डिपेंडेंट हो गई। बस बात इतनी सी चल रही है ना? हम्म। नहीं, मैंने कम और ज्यादा नहीं बोला, मैंने कहा एंट्रोपी चेंज होगी। और मैं वैसे भी सही बताऊं, कम तो होगी नहीं, बढ़ेगी या कम होगी, इस बारे में डिस्कशन डिफरेंट तरीके से करेंगे अपन। पर पर बात यह है एंट्रोपी चेंज होगी या नहीं होगी।
क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ऊपर जो नोट पॉइंट आएगा वो नोट पॉइंट क्या आएगा कि वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी या बदल जाएंगी? देयर वैल्यूज चेंजेस विथ डिवीजन ऑफ सिस्टम। हाँ या ना? जबकि यहां पर मैंने जैसे कहा कि प्रेशर P था और मोलारिटी M थी या डेंसिटी D थी या और अच्छी वर्ड क्या, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, या अच्छे अच्छे जो वर्ड यही हैं। तो अगर मैंने इस सिस्टम का डिवीजन कर दिया रेंडमली, वो एक कोई छोटा एक बड़ा डिवीजन कर देता हूं, कुछ ऐसा डिवीजन कर दिया, तब भी सेम रहेगा। अब आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते सर इसका प्रेशर P1 है और इसका P2 हो जाएगा, ना भाई ना। प्रेशर अगर पहले P था तो इसका भी P रहेगा, इसका भी P रहेगा। इसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी M थी तो इसकी भी M ही रहेगी। इसकी डेंसिटी अगर D है तो इसकी भी डेंसिटी D ही रहेगी। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट M, मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट वो रहेगा तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट वो रहेगा। क्वांटिटी कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या यहां पर अपन बोल सकते हैं क्या कि देयर वैल्यूज आर इनडिपेंडेंट, या ऐसे बोल सकते हैं देयर वैल्यूज चेंजेस या डज नॉट चेंज, यहां लिख सकते हैं डज नॉट चेंज विथ डिवीजन ऑफ सिस्टम, विथ डिवीजन ऑफ सिस्टम। कभी आप इस क्वेश्चन में फंस जाओ तो पता है आप क्या करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कभी आप इस क्वेश्चन में फंस जाओ कि सर ये कोई नया प्रॉपर्टी लिखकर आ गया और आपसे पूछा सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, क्या करें? मैं इसको तरीका आपको बताता हूं। आप उस पर अप्लाई करके देखो कि अगर इसी क्वांटिटी को मैं कम मास के लिए और ज्यादा मास के लिए लगाऊं तो क्या वैल्यू सेम रहेगी या ज्यादा रहेगी? यू विल गेट थ्रू, तुरंत आप उस क्वेश्चन से निकल जाओगे बाहर। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए अब अपन बात करते हैं प्रोसेसेस की। जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी चीज को हम फिर से दोहराते हैं। हम बात करते हैं प्रोसेसेस की। देखो भाई प्रोसेसेस, हमने कहा कि दो तरह के प्रोसेस को हम लोगों ने डील कर रखा है। वो दो तरह के प्रोसेसेस क्या हैं, ऊपर देखो। एक हमने बोला था कि एक तो स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। कहने को ये प्रोसेस का डिवीजन नहीं है, ये प्रॉपर्टीज का ही डिवीजन है कि कौन सी प्रॉपर्टी प्रोसेस अगर कैसे भी हो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और एक प्रोसेस होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं कि प्रोसेसेस कितने तरह के हो सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप इमेजिन करके बता सकते हो कि प्रोसेसेस कितने तरह के हो सकते हैं? इनफाइनाइट तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं वो इनफाइनाइट तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। कैसे इनफाइनाइट तरह के प्रोसेसेस कैसे हो सकते हैं? बोलो। चलो मैं समझाता हूं। अपन अगर स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल्स लें तो प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं क्या है प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, उसमें पहला मेरे पास आता है, उसका नाम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस? नाम से पता लग रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जिसके अंदर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो हो। चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो? जीरो। तो उसको अपन आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब अगर बताओ कि मतलब किसी कंटेनर नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस हमें करना है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? कोई बता सकता है मुझे? ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? अगर आपने पक्का ये वाली बात कही है, आप इस बात को दोबारा सोचो। कल भी हमने आपको ये वाली बात कही थी कि एडियाबेटिक वॉल लगाने से वो हीट लेगा या नहीं लेगा, वो एनर्जी वो हीट लूज करेगा या नहीं करेगा। ये बात तो आपको पता है कि एडियाबेटिक वॉल लगा दी तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी देगा लेगा नहीं। लेकिन क्या एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्क डन से भी चेंज किया जा सकता है? और अगर एनर्जी, हाँ बेटा, हाँ, मतलब आप ना उस पर कोई वर्क डन करो ना वो कोई वर्क डन आप पे करे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने, मतलब ना आप उसको हीट दोगे ना आप उससे हीट लोगे, ना आप उसको वर्क डन आप उस पर करोगे ना वो आप पे वर्क डन करेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाएगा। ये बात भी गलत है। क्यों? ये बात भी गलत है। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अपन ने वर्क डन किया, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था और हमने टेम्परेचर निकाल लिया बाहर। नॉन एडियाबेटिक मतलब डायथर्मल वॉल थी और हमने टेम्परेचर बाहर निकाल लिया, हीट बाहर निकाल ली। तो जितना वर्क डन करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने हीट बाहर निकाल ली, यानी कि जितना वर्क डन से टेम्परेचर बढ़ने वाला था उतना हीट से डिक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर फिर से सेम रहा। तो क्या कहलाएगा? तब भी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है और आइसोथर्मल प्रोसेस कहला सकता है। ठीक है, अभी समझा रहा था मैं तुझे, अभी मैं समझा रहा था इस बात को, याद कर। क्या मैंने कहा था कि वाइब्रेशन एक तरह का सिस्टम है, वाइब्रेशन करना, वाइब्रेशन एक तरह का प्रोसेस है, और वाइब्रेशन अगर मैं कर रहा हूं तो वाइब्रेशन से हम मान सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। और वैसे भी देख, आपको याद हो तो P इंटू वी जो है वो एक एनर्जी की टर्म है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर तो मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी एडियाबेटिक बाउंड्री होना, रिजिड कंटेनर होना, नो वर्क डन, अपन ऐसा कह सकते हैं कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ गई? हम ऐसा इसको कह सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम में एब्जॉर्ब और
रिलीज हीट, सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए एडियाबेटिक होना या रिजिड कंटेनर होना या नो वर्क डन करना या एटसेट्रा, ये वाली बातें बोलने से पहले 4 बार सोच लेना। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको फंसाया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को सच में समझ में आई या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? इसके मैं इसीलिए फर्दर 2 पार्ट करके चल रहा हूं। वो 2 पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमारे पास आता है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 2 तरह के प्रोसेस ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस जरा नाम बताइए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? देखो अब है ना, अब ये जो बात है ना, इसको अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बात करेंगे। एक बच्चे ने अभी भी मुंह से बोला हीट रिलीज होती है और एक बच्चे ने अभी भी बोला एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आप मेरे से तो भिड़ जाओगे, सर हीट भी तो एक तरह की एनर्जी, तो मैं गलत थोड़ी बोला। बट फिर भी दोनों में अंतर तो है ही। एक चीज, दूसरी चीज की मतलब एक्सोथर्मिक स्पेसिफिकली हीट वर्ड के लिए दिया जाना अच्छा है। तो अपन कह सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है, हीट इज released from the system, from the system, heat is released from the system, सिस्टम से हीट रिलीज हो गई। तो यहां पर वैसे हम पहले का पढ़ा हुआ है इसलिए बोल सकते हैं डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच, ये एच जो है ये एंथैल्पी है, याद रखना ये एंथैल्पी है। इसका ग्राफ जो बनता है, अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए कर्व बनाऊं तो हमने कहा कि कुछ इस तरह का कर्व बनता है। ये ए इनिशियल है और ये बी फाइनल है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एनर्जी में जो चेंज आया या जो एंथैल्पी में जो चेंज आया, उसके अंदर बी जो है उसकी एनर्जी या एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी की वैल्यू कम थी। ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, टाइम के साथ साथ रिएक्शन हो रही होगी, इसका कोई वो मतलब औचित्य नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनिशियल एंथैल्पी ए थी और बाद में एंथैल्पी बी पॉइंट पर आके कुछ दूसरी हो गई। तो हमने कहा कि पहले ज्यादा थी बाद में कम है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज कितनी हो गई? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एनर्जी रिलीज हो गई। गलत तो नहीं बोला मैंने? सेकंड पे अंदर अगर अपन चलें तो मेरे पास आता है एंडो थर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर हम साफ साफ कह सकते हैं हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर ली सिस्टम ने। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इस समय पर जो कंसर्निंग ग्राफ जो बनता है या मतलब अपन देख सकते हैं जो ग्राफ हमको देखने को मिलता है, ओहो भाई, वो ऐसा देखने को मिलता है कि ये पॉइंट ए हो गया, नीचे बना देता हूं थोड़ा सा, ये ए हो गया और अब जो बन रहा है वो ऊपर चला गया बी, ये एच है और बाद की एनर्जी ज्यादा है, पहले की एनर्जी कम है। इस कर्व का शेप का अभी हमारा कोई डिस्कशन नहीं है कि सर ये कौन सा होगा, ऐसा कोई नहीं है। हमने तो सिर्फ एक एनर्जी का एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा, और वैसे भी ये इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है। इट इज अ कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब ये मैंने क्यों कहा कि ये आइसोथर्मल के पार्ट है? नहीं, ये आइसोथर्मल के पार्ट वर्ड मेरा बोलने का बहुत ज्यादा मकसद नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मैंने आपको यहां बताया था कि एनर्जी, ये जो हीट है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो सिस्टम हीट रिलीज भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है टू मेंटेन द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रहा सिस्टम का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक मैंने वर्ड काम में लिया, दैट इज
phase transition in isothermal process। मैं मस्त चीज बताने जा रहा हूं, फेज ट्रांजिशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि H2O सॉलिड था और मैंने उस H2O सॉलिड का मतलब आइस हो गया क्या, और मैंने क्या किया, उसको बना दिया H2O लिक्विड, है ना। बताइए लिक्विड बनाने के लिए क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ी, तो क्या ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या पॉजिटिव है। जबकि अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या डेल्टा एच नेगेटिव है। अब आप मुझे जस्ट बोलने वाले हो कि सर ये आइस है, सर ये वाटर है, तो इसमें से ठंडी तो आइस होती है, वाटर तो गर्म होता है ना। मैं जो कहने जा रहा हूं वो फेज ट्रांजिशन की बात करने जा रहा हूं। आप इसको चाहे लिखने को आइस लिख लो, चाहे आप इसको लिखने को वाटर लिख लो, बट both are both can be at the same temperature, both can be at the same temperature। मैंने यहां लिख दिया T डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज ऑल्सो एट T डिग्री सेल्सियस। कैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम हो। लेकिन सर एक बात बताओ सर, आइस कब बनती है, मैं बोलूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है सर, अब आपने क्या करा सर, 4 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर है तब तो आइस कहलाएगी, हाँ कहलाएगी। और सर अब आप उसको पानी बनाओ तो क्या करोगे, 4 से 5 डिग्री लाओगे, 5 डिग्री लाओगे तो सर वो पानी बन जाएगी। हाँ, तो यानी कि जब पानी बनेगी तब तो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब आइस बनेगी तब 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको याद है आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दो, कि मैंने यही यही अभी आपको ऊपर समझाया था कि आप ऐसा ही नहीं कि हीट को रिलीज करा के और कम करा के आप बोलोगे कि आइडियाबैटिक है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, ऐसा नहीं है। आप वर्क डन भी तो कर सकते हो, आप वर्क डन भी कर सकते हो। आप वाटर का जो आइस का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस है, तो आप वहां पे प्रेशर को कम या ज्यादा करके 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मतलब वाटर को पानी भी रख सकते हो। और मैं आपको उस पिन पॉइंट की बात कर रहा हूं जब 4 डिग्री सेल्सियस उस सिस्टम का टेम्परेचर है और आइस और वाटर साइमल्टेनियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस समय वो हिस्सा जिस समय वाटर सॉलिड में भी और लिक्विड में भी और सेम टेम्परेचर पर है, यह कहलाता है फेज ट्रांजिशन। यानी कि फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर का चेंज मत करना। सर हीट चेंज हो रही है ना, हाँ हीट चेंज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, लेकिन दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ आइस इंटू वाटर और वाटर इंटू आइस, एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब वाटर लिक्विड आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे लेट से, अब आप उसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। इसके आगे अगर आपने उसके अंदर और हीट सप्लाई कर दी, मान लो इसके आगे आपने और उसको हीट दे दी, इसके आगे आपने उसको और हीट दे दी, तो मैं आपकी बात से संपूर्ण तरीके से सहमत हूं कि अगर आपने उसको हीट दे दी तो अब ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर पक्का बदलेगा, लेकिन फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर नहीं बदलता। क्या मेरी बात समझ में आ गई। उल्टा भी कर लेते हैं ये, तो मतलब इनफैक्ट यू कैन फील वेरी इजीली। यहां पर आपने H2O को लिक्विड रखा और H2O लिक्विड से आपने बना दिया क्या, दैट इज H2O गैस यानी कि स्टीम। अब मैं यहां पर वही लिख रहा हूं, दैट इज वाटर, लिक्विड वाटर, और यहां पर लिख रहा हूं स्टीम। क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, होती ना प्रेशर कुकर में। अब आप देखिए कि ये जो ऊपर वाला जो प्रोसेस है ये कैसा है, एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। बोलो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। क्या कंफर्म मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को या नहीं आई। हम्म।
हम्म हम्म फेस ट्रांजिशन करा रही है, वो बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रही है। कोई से भी टेम्परेचर पे करा सकते हैं, 0 से 4 कोई भी हो सकता है। और यहां पे 0 से 4 छोड़ो, आगे भी समझो कोई भी, जैसे अब वाटर लिक्विड वाटर गैस है, कोई से भी टेम्परेचर पे हो सकता है। फिक्स क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तू चेंज कर सकता है ना, मना थोड़ी कर रहा हूं, है ना। चलूं आगे। बहुत बढ़िया, ये अपना पार्ट सबको क्लियर हो गया। क्या एक बात बताओ, क्या ये जो प्रोसेस है कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम, आई रिपीट द वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम में कभी हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, प्रोसेस हुआ क्या? प्रोसेस हुआ, वर्ड आया प्रोसेस हुआ, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कोई प्रोसेस हुआ और वो आइसोथर्मल है या नहीं है, बात ये हो रही है। तो प्रोसेस के अंदर दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, आइदर आप हीट दे ले रहे हो, या फिर आप वर्क डन कर रहे हो या करवा रहे हो, यही बात आ सकती है। अब कोई प्रोसेस हो रहा है, इन्हीं दो तरीके से हो सकता है मेनली अगर देखा जाए तो, जैसे कि ये प्रोसेस हुआ या कोई भी हुआ। अब अगर वो जो कंटेनर है वो आइसोलेटेड है, आई रिपीट आइसोलेटेड है, तो आप प्रोसेस कैसे करवाओगे? क्योंकि आइसोलेटेड जो कंटेनर्स हैं, आइसोलेटेड जो सिस्टम है, उसमें तो ना आप वर्क डन कर सकते हो और ना आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो। आइसोलेटेड की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, मैं वापस से कल वाले नोट्स के ऊपर वो अपनी राय डिस्कस करता हूं। ये रहा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में रियल बाउंड्री होगी ताकि मैटर ट्रांसफर ना हो, एडियाबैटिक वॉल होगी ताकि हीट ट्रांसफर ना हो, नॉन परमेबल बाउंड्री होगी ताकि अगेन मैटर ट्रांसफर ना हो, रिजिड वॉल होगी ताकि वर्क डन ना हो। अब अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो एक तो प्रोसेस ही नहीं कर सकते आप, रख दिए, ये जो वर्ड है रख दिए, तो फिर वो आइसोलेटेड कैसे होगा? तो फिर वो ये तो कह रहे हैं आपने उसमें कुछ तो काम किया ना, आपने कुछ तो कंपाउंड उसमें डाला ताकि रिएक्शन हो। नहीं, जैसे वो वही कल वाला आइडियली वाली बात तो मत कर, लेकिन फिर भी अगर मैंने कोई कंटेनर में गैस भर दी तो आइसोलेटेड हो गया, और ना टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है ना वर्क डन हो रहा है, तो आइसोलेटेड तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना कंटेनर। रिएक्शन जो बात तुम कर रहे हो, वो रिएक्शन में तुमने एक लिया नाइट्रोजन, एक लिया हाइड्रोजन, लिया नाइट्रोजन, फिर लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, सोडियम पीस लिया, पानी लिया, तो ये दो चीजें तो तुम ऐड कर रहे हो, तो फिर वो तुम एक सराउंडिंग से ऐड कर रहे हो, एक सिस्टम का पार्ट है, तो फिर वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन तुमने कर तो दिया। आइसोलेटेड कैसे बोल रहे हो फिर उसको? अब तुम कह रहे हो कि जब डालने के बाद, अब बात करते हैं अपन, तो डालने के बाद अब तुम क्या कहोगे, सर मैं उसको है ना इसे शेक कर लेता हूं तो हो गया, तो भी तुमने वर्क डन कर दिया। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस कैन नॉट बी या कैन नॉट टेक प्लेस, कैन नॉट टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे पास सेकंड एक और
प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर हमसे बस इतना सा कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है क्लोज्ड वेसल हो। क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मैटर एक्सचेंज। अब इस समय पर हमारे पास में एक कंटेनर था और पिस्टन वाला कंटेनर था। ये पिस्टन वाला कंटेनर था। मैंने यहां पर कुछ सॉलिड मास ले लिया। मान लेता हूं पहले प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो था या एयर उसके अंदर थी, तो पिस्टन किसी जगह पर रुका हुआ था और हमने इस कंटेनर को यहां से हीट कर दिया। इसके अंदर पड़ा था CaCO3, मैंने सॉलिड था, मैंने जैसे हीट करा उसने बनाया CaO प्लस CO2 गैस। ये जैसे ही गैस उस सिस्टम में आई तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या? क्या ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा? और ऐसी कंडीशन में ये सॉलिड है तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो अभी तो हम कह रहे थे कि सर आइसोकोरिक वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जो मैंने ये प्रोसेस कराया इसमें मैंने वर्ड लिखा क्लोज्ड वेसल, यानी कि मास की एंट्री करा के वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है, एक चीज। दूसरी चीज कि ऐसा भी नहीं करना कि आपने बाहर से कोई प्रोसेस करवाया और उससे वॉल्यूम चेंज हो गया। आपको कोई भी प्रोसेस कराओ लेकिन वॉल्यूम चेंज मत करना, तब जाकर उसको अपन आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। अभी मैंने जैसे यहां क्लोज्ड वेसल लिखा तो मेरा सिर्फ मकसद मैटर के एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट करने का था, लेकिन अभी वही अंगद मेरे से एक डिस्कशन पे आ जाता कि सर ऐसा क्या करें, अब बताओ आप, तो अब क्या करें? तो क्या अगर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट बोलना हूं, V जो है वो अगर मैंने कांस्टेंट बोला तो क्या मैं डेल्टा V जीरो बोल दूं? जल्दी से मुझे बताओ, वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? वॉल्यूम तो क्या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, ऐसा भी तो कर सकता हूं सिस्टम स्टार्ट हो तो वॉल्यूम बढ़ा दूं, बढ़ गया, वापस कुछ 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 हुआ और वॉल्यूम कम कर दूं, इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम भी V1 लिया हूं। अब ऐसे प्रोसेस को आप आइसोकोरिक बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? डेल्टा V जीरो नहीं दिख रहा आपको यहां पर लिखा हुआ? तो इसीलिए इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना यानी कि वॉल्यूम चेंज ना होना, और दूसरा कि वॉल्यूम चेंज हो, करो करो जो भी करना है करो, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन फाइनल वॉल्यूम वापस सेम लिया हो, एंड दैट इज ऑल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, therefore V initial is equals to V final or delta V is equal to 0 for isocoric process, for isocoric process। वाह, क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगला अगला मेरे पास थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस।
क्या बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस, बार मतलब प्रेशर नापते हैं, तुरंत अपन को पकड़ में आ रही है बात। क्या बोलेंगे, क्या यहां पर बोल सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या बोला हमने, कहने का मतलब यह है कि P कांस्टेंट एंड डेल्टा P इज इक्वल टू 0। और यह भी एक तरह का क्या है, कॉपी, और यहां पेस्ट कर दूं तो मैं गलत तो नहीं हूं कि यहां पर मैं हर जगह पर वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं, प्रेशर, कि प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन, देयरफॉर यहां लिख सकते हैं P इनिशियल P फाइनल और डेल्टा P इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो मैंने यहां पर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल और डेल्टा P इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? क्या अपन यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को भी कह सकते हैं क्या, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस इन ओपन कंटेनर, प्रोसेसेस इन ओपन कंटेनर और मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन हो, ओपन कंटेनर हो, आर आइसोबारिक इन नेचर। P external is equals to, let's say, PATM, PATM is equals to constant। बोलो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं ऐसी कंडीशन में अगर यहां पर एक कंटेनर डिजाइन कर दूं, और मैंने जानबूझ के इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल बनाया है बिकॉज फिर मुझसे अभी कोई ना कोई लड़ने आ जाएगा, क्यों आया जाएगा, उसको वो मेरे को क्या कहेगा कि सर पिस्टन जो है सर उसका कोई ना कोई मास है सर, वो अपना प्रेशर लगा रहा होगा, तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया और ये मानने की कोशिश करी कि पिस्टन जो है वो मासलेस है या फिर पिस्टन का खुद का कोई फ्रिक्शन या रोल नहीं है, ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। अब यहां पे कोई गैस है या एनीथिंग कुछ भी है, इधर से लगने वाला प्रेशर इधर से लगने वाले प्रेशर के P इंटरनल और ये हो गया P एक्सटर्नल, ये दोनों सेम होंगे, तभी वो पिस्टन जो है वो सेम पोजीशन में रहेगा। सर लेकिन अगर अंदर कोई रिएक्शन हुई और गैस ने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो बढ़ जाएगा, तो सर वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर उतना ही रहेगा इतना बाहर से लग रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। बताइए एडियाबेटिक, वॉल से ये वर्ड आया एडियाबेटिक प्रोसेस, बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, नाम देखो और बताओ व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? क्या हीट एक्सचेंज या वर्क डन या क्या? सिर्फ हीट की बात करेंगे, तो जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज जीरो हो। अब मस्त चीज देखना, हीट एक्सचेंज जो है, हीट एक्सचेंज जीरो हो, या अपन कह सकते हैं Q इज इक्वल टू जीरो। क्या Q इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो? आंसर इज Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा Q नहीं लिखते, Q इक्वल टू जीरो। हीट मतलब वर्ड हीट जो रिलीज हो रही है या गेन हो रही है। क्या अगर मुझे बताओ कि ऐसा हुआ तो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस हुआ, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर का क्या होगा, सोच समझ के बोलना, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर ये कह रहा है इंक्रीज होगा, क्यों? ये कह रहा है कम होगा,
टेम्परेचर घटना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी। पर पता नहीं, मतलब अभी इसके ऊपर अपन का एक डिस्कशन मुझे लगता है कि होना चाहिए। कैसे आप इस बात को फील कर पाओगे मुझे बताओ आप। कभी भी हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं पूछते, हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछते हैं। देख, अगर कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने कहा ये ए था और ये बी था, ये ए ऊपर है और बी नीचे है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने कोई प्रोसेस कराया और एक्सोथर्मी का मतलब हीट रिलीज हो गई, पर हम हीट रिलीज होने से मना कर रहे हैं। इस केस क्या होता है और उस केस क्या होता है, मैंने तो कुछ, ये क्या बात हुई, मैं उसी में तो पढ़ा रहा हूं यार, अभी बात उसी की चल रही है। बात उसी की चल रही है भाई साहब। उल्टा है कि कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, लेट्स से कि हमने यहां पर एक सिस्टम ड्रॉ करा और इस सिस्टम में हमने कुछ ऐसा करा, ये ए है और ये बी आ गया, तो ऐसी कंडीशन में इसने हीट ली तब जाकर ये होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं हीट ले नहीं सकता। तो सर ये प्रोसेस कैसे हुआ, कुछ वर्क से हो गया वो प्रोसेस। तो क्या इसने हीट जो है वो बाहर से लेनी नहीं थी और हमने दी नहीं, और इसने अंदर का ही टेम्परेचर काम में ले लिया उस प्रोसेस को करने के लिए, वो हमने वर्क डन से करवाया होगा, तो टेम्परेचर यहां डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा। इस बात पर बहुत गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लफड़ा हो जाता है। मतलब अधिकतर बच्चे कहते हैं सर एक्सोथर्मिक है तो सर हीट सिस्टम ने दे दी, तो सिस्टम तो सर टेम्परेचर कम कर गया। अरे मैंने माना, लेकिन हीट दे दी, ये वर्ड ही गलत कर दिया ना अपन ने। ठीक है, आखिरी हमारे पास फिफ्थ नंबर आता है जिसको अपन कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही क्लियर हो गया कि वो प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल states of system, initial and final state of system are same, initial और final state of the system are same। क्या इस समय पर अपन बस एक नोट पॉइंट डाल के ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर वो स्टेट फंक्शन होगा और अगर वो पाथ फंक्शन होगा तो बोलो क्या होगा। क्या स्टेट फंक्शन होगा तो वैल्यू जो होगी, जो भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू होगी वो, और जो पाथ फंक्शन की वैल्यू होगी उसके बारे में आपका क्या कहना है। कोई स्टेट फंक्शन है जैसे कि एंथैल्पी, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, और पाथ फंक्शन नॉन या वेरिएबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो हुआ है, प्रोसेस हुआ है तो यानी कि पाथ जो भी उसने फॉलो करा उसके थ्रू जाएगा। क्या बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है। क्लियर हो गया। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल वर्ड से कंफ्यूज करते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? इस बात का डिस्कशन अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सेबल इरिवर्सेबल में क्या डिफरेंस है। बाकी सिंपल सिंपल मैंने आज पढ़ाया, मैंने बहुत मुश्किल नहीं पढ़ाया, वेरी सिंपल, बट स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स तो अपन इसको रीड करिएगा, अपन नेक्स्ट टर्न के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि यहां तक जो मैंने बताया सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर हो गया। कोई अगर मन में ऐसी शंका हो, कोई ऐसा डाउट हो, आई विल क्लियर। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। बता तो दिया, कोई सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस कैसे हुआ, वो प्रोसेस हमने किसी वर्क से करवाया, आइसोलेटेड तो था नहीं सिस्टम, बस हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, अपन वो लगा सकते हैं, पिस्टन लगा सकते हैं, कोई प्रोसेस हो गया। अब हीट रिलीज हुई, हमने मना कर दिया जाएगी नहीं बाहर, अंदर ही रहेगी, तो जो हीट रिलीज होनी थी उस रिएक्शन में वो हमने वहीं रख ली, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ गया। दूसरा, हमने पिस्टन विस्टन लगाया, कोई प्रोसेस किया, एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब होनी थी उस प्रोसेस को कराने के लिए, और हमने बाहर से मना कर दिया, बोलो जो अंदर है उसी को यूज कर लो। तो अगर अंदर वाली हीट को उसने यूज्ड अप कर लिया तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा था, तुमने कहा वो मैंने लिखा था, फिर मैंने कहा था इस पर डिस्कशन चलते हैं, अपन करते हैं। यही पेज पे कह रहे हो या पीछे वाले पेज पे कह रहे हो? इसी पेज पे तो अपना डिस्कशन का पार्ट था। हाँ, पिछले वाले पेज पे जो अपन ने कहा था, ये जरूर कहा था कि यहां पर क्या होगा जब मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझाया था, ये जो चीज थी इसमें हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब वर्ड को मैंने एक्सप्लेन करा था, टेम्परेचर की बात नहीं करी थी। और अगर वो आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, तो वहां पर आप ये प्रोसेस करा सकते हैं, टेम्परेचर चेंज मत करो, आप पिस्टन से वो वर्क करा लो। ठीक है, जबकि यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप समझो एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो प्रोसेस करा रहे हो वो एक्सोथर्मिक अगर एंडोथर्मिक है, तो फिर यार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने कोई काम तो किया, आपने मान लो एनर्जी उस पर लगाई, तो जो एनर्जी लगी वो जाएगी कहां? अरे वो टेम्परेचर बढ़ा देगी यार, एक तरीके से कहने का मतलब। और यहां पर मैंने जो टेम्परेचर, ये जो आप कह रहे हो सर आपने यहां डिक्रीज लिखा था या इंक्रीज लिखा था, वो तो अपन आपने बोला था, शायद मयूर ने, आप में से किसी ने बोला था कि सर एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर डिक्रीज जाएगा, तो मैंने यही तो बोला कि मैंने कहा एक बार सोच लें, क्वेश्चन मार्क लगाया और अब जाके समझाया मैंने। बोलो मेरा भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले टर्न पे मिलते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।